नमस्कार दोस्तों, इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2 दिन से कुछ तकनीकी समस्या चल रही थी, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। उसके लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अब कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलने लगेगी। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब अगर नए स्टूडेंट हो तो। और प्लीज़ एक बार इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। फिर शुरू करेंगे हमारी धमाकेदार क्लास और देखते हैं आज अंगूर के क्वेश्चंस कुछ लेके आया हूं मैं आपके लिए। हालांकि ये क्लास कल भी हुई थी, लेकिन कल किसी कारणवश ये सिस्टम में एरर आ गया और इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। लेकिन अब आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले फिर से मैं एक बार कह देता हूँ आपको कि अपनी लाइव टेस्ट सीरीज जो चल रही है वो टॉपिक वाइज चल रही है। तो अगर इनमें से कोई न्यू स्टूडेंट आया तो उनको मैं बता देता हूँ कि जो पिछले टॉपिक हैं उन पर वीडियो मैंने बना दी हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंगो कंप्लीट हो चुका है। मैंगो के अलावा कुछ सिट्रस फ्रूट्स हैं और कुछ और क्रॉप हैं, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो वो जाके आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है यहाँ पर, अंगूर में फलों को गिरने से रोकने के लिए NaA की कितनी मात्रा का छिड़काव करते हैं। क्वांटिटी ऑफ NaA फॉर प्रिवेंट द फ्रूट फॉलिंग इन ग्रेप्स। ऑप्शन नंबर ए है आपका 10 ppm, ऑप्शन नंबर बी है 20 ppm, ऑप्शन नंबर सी है 50 ppm और ऑप्शन नंबर डी है 70 ppm। आपको जवाब देना है कि जो अंगूर होते हैं, अंगूर में फल क्या होते हैं, पकने से पहले ही गिर जाते हैं। तो पकने से पहले ही गिर जाते हैं तो उससे रोकने के लिए अपन किसका छिड़काव करते हैं, NaA का छिड़काव करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको इसकी क्वांटिटी बतानी है कि NaA की कितनी क्वांटिटी का छिड़काव करने पर या कितनी मात्रा का छिड़काव करने पर हम फलों को गिरने से अंगूर के अंदर बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर A, B, C या D क्या हो आएगा इसका आंसर? कमेंट करके बताइए प्लीज़, इसका आंसर क्या होगा? 10, 20, 50 या 70? अधिकतर बच्चों का जवाब, किसी का ऑप्शन दूसरा, किसी का ऑप्शन तीसरा, किसी का बी, किसी का सी। देखिए, अंगूर में फलों को गिरने से बचाने के लिए हमेशा NaA यानी कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का छिड़काव किया जाता है। और नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की 50 ppm मात्रा का, अगर मात्रा पूछता है तो ध्यान रखना है कितनी ppm मात्रा, लगभग 50 ppm मात्रा का छिड़काव किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पीछे ये पूछा भी जा चुका है कि फलों को गिरने से रोकने के लिए कितने ppm का छिड़काव किया जाता है। तो ध्यान रखना है 50 ppm मात्रा का छिड़काव किया जाता है। आ गई बात समझ में? ठीक है, NaA बोलते हैं इसको, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड भी इसको बोला जाता है। हालांकि जितने भी फल और फूल होते हैं उनको गिरने से बचाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। और जो IBA होता है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, वो जड़ से संबंधित होता है, यानी कि वो किससे संबंधित होता है, रूट से संबंधित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंगूर में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी किस्म का है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि विच वेराइटी इज मोस्टली ग्रो इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए है परलेट, ऑप्शन नंबर बी है थॉमसन सीडलेस, ऑप्शन नंबर सी है रेड ग्लोब और ऑप्शन नंबर डी है ब्यूटी सीडलेस। यहाँ पर बताना है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा, क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सी वैरायटी को उगाया जाता है, परलेट, थॉमसन सीडलेस, रेड ग्लोब या ब्यूटी सीडलेस। जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी किस्म को उगाया जाता है, यहाँ पर बात हो रही है भारत की, ध्यान रखना। भारत के अंदर पूछ रहा है सबसे ज़्यादा कौन सी किस्म को उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर A, B, C या D। सर्वाधिक क्षेत्रफल, अधिकतर बच्चों का जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, किसी का डी, किसी का एक, लेकिन अधिकतर बच्चों का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भारत के अंदर अगर सबसे ज़्यादा वैरायटी उगाई जाती है कोई, तो वो उगाई जाती है थॉमसन सीडलेस। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है भारत के अंदर वो थॉमसन सीडलेस ही उगाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा उगाई जाती है तो थॉमसन सीडलेस। आगे बात समझ में। फिर देखो, आपको बता देता हूँ, जो रेड ग्लोब वैरायटी है वो बड़े फल वाली किस्म है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर आपसे पूछता है कि बड़े आकार के फल किसके होते हैं, तो बड़े आकार के फल जो अंगूर की रेड ग्लोब वैरायटी है उसके होते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में जो ब्यूटी सीडलेस है वो शराब बनाने हेतु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। शराब बनाने हेतु सबसे उपयुक्त पूछता है तो ब्यूटी सीडलेस आ जाएगा। फिर जो परलेट है, परलेट के लिए क्या है कि ये डिब्बाबंदी के लिए। आगे बात समझ में, डिब्बाबंदी जिसको अपन कैनिंग के नाम से भी जानते हैं,
डिब्बाबंदी और कैनिंग के लिए सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है? परलेट वैरायटी मानी जाती है। ठीक है, डिब्बाबंदी के जनक भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो डिब्बाबंदी के जनक कौन है? निकोलस एम्पर्ट डिब्बाबंदी के जनक माने जाते हैं। आगे बात समझ में। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देवें। इतने बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं, प्लीज़ लाइक कर दो क्लास को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, अंगूर में ट्रेनिंग की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन होता है? अंगूर में ट्रेनिंग की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन होता है? विच ट्रेनिंग मेथड इज प्रोड्यूस मोर प्रोडक्शन इन ग्रेप्स? ऑप्शन नंबर ए है टेलीफोन विधि, बी है पांडाल विधि, सी है निफीन विधि और डी है शीर्ष विधि। अब थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो अंगूर होता है, अंगूर क्या होता है? एक बेल होता है। ठीक है, क्या होता है? एक बेल होता है। इसको क्रीपर के नाम से भी जानते हैं। क्रीपर यानी कि जो बेल होते हैं, जिसका तना क्या होता है? जिसका तना सख्त नहीं होता है, जिसका तना क्या होता है? कोमल होता है। और वो खुद अपने सहारे से, वो पौधे खुद अपने सहारे से खड़े नहीं रह सकते, उनको बेल या क्रीपर्स के नाम से जाना जाता है। तो अंगूर भी इसी प्रकार का एक प्लांट होता है। तो अंगूर को सहारा प्रदान करने के लिए विभिन्न अलग अलग विधियां होती हैं, उनको संदाई की विधियां या उसको ट्रेनिंग मेथड्स के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में। उसको ट्रेनिंग मेथड या इसको हिंदी में संदाई की विधियां भी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पर ऐसे भी आ सकता है। तो उसके लिए एक विधि है टेलीफोन विधि, ऑप्शन नंबर दूसरा है पांडाल विधि, तीसरा है निफीन विधि और चौथा है शीर्ष विधि। यानी कि टेलीफोन विधि को टेलीफोन विधि बोलते हैं, पांडाल विधि को बोअर सिस्टम बोला जाता है, निफीन को निफीन और शीर्ष विधि को हेड सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब आपको बताना है कि अंगूर में कौन सी विधि से सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके जेट के अंदर भी ये सवाल आ सकता है। किसी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, किसी का सी, किसी का ए। अंगूर में ट्रेनिंग की विधि पूछ रहा है, अंगूर में ट्रेनिंग की विधि, ट्रेनिंग सिस्टम पूछ रहा है। अधिकतर बच्चों का जवाब देखिए, कुछ का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पांडाल विधि की बात करें तो पांडाल विधि को किस नाम से जानते हैं? पांडाल विधि को बोअर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और अंगूर के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखना, अंगूर के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए पांडाल विधि का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि किसान अधिक आय प्राप्त करने के लिए या किसान अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए पांडाल विधि से क्या करते हैं? अंगूर की जो बेल होती है उसको फैलाते हैं। आगे बात समझ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडाल विधि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, अंगूर में शर्करा की मात्रा होती है, शुगर परसेंटेज इन ग्रेप्स। अंगूर में शर्करा की मात्रा या शुगर परसेंटेज इन ग्रेप्स बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 7 से 9%, ऑप्शन नंबर बी है 11 से 14%, ऑप्शन नंबर सी है 16 से 21% और डी है 24 से 28% या 28%। बताइए शुगर परसेंटेज कितना होता है? अंगूर के अंदर शुगर कितनी होती है बताना है आपको। सभी क्वेश्चन, सबको गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज बेटा थोड़ा कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ आपके, थोड़ी सी समस्या है, आज कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन एक बार कमेंट करके बताइए बेटा, सबको मेरी आवाज़ सही आ रही है? सबको मेरी आवाज़ सही आ रही है क्या? सबको गुड इवनिंग। जो न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं उनको भी गुड इवनिंग। आज कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा किसी कारणवश। अंगूर में शर्करा की मात्रा पूछी है, तो अंगूर में शर्करा की मात्रा का आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतर बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी 24 से 28%। तो अंगूर में शर्करा की मात्रा कितनी होती है? 24 से 28% शर्करा होती है। आगे बात समझ में, 24 से 28% शर्करा होती है। लेकिन जो शराब बनाने के लिए, किशमिश के लिए और खाने योग्य जो अंगूर की अलग अलग किस्में हैं, उनमें टीएसएस की मात्रा अलग अलग होती है। वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, टीएसएस की मात्रा किस प्रकार से अलग अलग होती है उसके बारे में अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। आगे बात समझ में। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंगूर में काट छांट का उचित समय है। विच टाइम इज गुड फॉर प्रूनिंग इन ग्रेप्स? विच टाइम इज गुड फॉर प्रूनिंग इन ग्रेप्स? ऑप्शन नंबर ए है फरवरी, बी है मार्च, सी है जुलाई और डी है दिसंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो बेर की और एक अंगूर की, एक अंगूर की और एक बेर की ट्रेनिंग मेथड बार बार पूछा जाता है। अंगूर और बेर का ट्रेनिंग मेथड बार बार पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक चीज़ ध्यान रखना, बेर से एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट के अंदर
और अंगूर से और बेर से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको आपको पक्का कंठस्थ करना है, ठीक है। तो अंगूर में काट छांट का उचित समय पूछा गया है, तो काट छांट का उचित समय क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? फरवरी, मार्च, जुलाई या दिसंबर? काट छांट यानी ट्रेनिंग का समय। जिन बच्चों ने जवाब दिया है दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए इसका जो वैसे टाइमिंग होता है वो दिसंबर से जनवरी होता है, दिसंबर से जनवरी इसका टाइमिंग होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिसंबर आता है तो वो भी सही माना जाएगा, अगर जनवरी आता है तो वो भी सही माना जाएगा, ठीक है। अगर दोनों आएंगे तो दोनों एक साथ ही आएंगे, लेकिन अलग अलग ऑप्शन नहीं आएगा। आगे बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। मैंने जब आंवला पढ़ाया था तो मैंने बताया था आंवले के अंदर जो फूल आते हैं या आंवले के अंदर जो पुष्प आते हैं वो कौन से माह में आते हैं? आंवले के अंदर जो पुष्प आते हैं वो फरवरी महीने के अंदर आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये प्रश्न भी पीछे जेट में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बात समझ में, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा गया है अंगूर का उद्गम स्थान है, अंगूर का उद्गम स्थान बताना है। ओरिजिन प्लेस ऑफ ग्रेप्स, ऑप्शन नंबर ए है इंडो चाइना, ऑप्शन नंबर बी है इराक, सी है अर्मेनिया और डी है ईरान। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रख, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगूर का उद्गम स्थान बताना है, अंगूर का उद्गम या ओरिजिन प्लेस बताना है। ओरिजिन प्लेस क्या होगा? अंगूर का ओरिजिन प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पक्का पूछा जाता है। अंगूर का उत्पत्ति स्थान, अंगूर का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? देखिए अंगूर का उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है अर्मेनिया, कुछ का ईरान। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखो मैं सभी के बता देता हूँ। सबसे पहले तो अंगूर की बात करें तो अंगूर का जो राइट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा लगभग इसको अर्मेनिया माना जाएगा। आगे बात समझ में, अगर ऑप्शन में एशिया माइनर लिखा हुआ है तो एशिया माइनर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको एशिया माइनर भी बोला जाता है। आगे बात समझ में। अब देखिए ईरान किसका है? तो ईरान किसका है? ईरान यानी कि जो अनार है, अनार का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। आगे बात समझ में। फिर बात करते हैं अपन इराक, तो इराक किसका है? खजूर का है, ठीक है। अब देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं ईरान और इराक में, तो आपको छोटा सा इसमें ट्रिक ध्यान रखनी है कि जो अनार आ रहा है, जो अनार लिखा हुआ है उसमें ने आ रहा है और ईरान में भी ने आ रहा है, तो ध्यान रखना ईरान जो है उत्पत्ति स्थान किसका है? अनार का है। अगली बात समझ में, वापस समझ लीजिए, ईरान और इराक में कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको अनार का उत्पत्ति स्थान पूछता है तो ने आ रहा है और ईरान में भी ने आ रहा है, तो इससे आपको अंदाज़ा लगा लेना है और ईरान पर टिक करना है, ठीक है। और खजूर का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? इराक हो जाएगा। इसको खाड़ी देश के नाम से भी जानते हैं, इसको खाड़ी देश भी बोला जाता है। आगे बात समझ में, इंडो चाइना जो है वो किसका है? इंडो चाइना है बेर का। अगली बात समझ में, सारे के सारे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपका सिलेक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाले हैं। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है, रोज़ाना शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है। हालांकि 1-2 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा था मामला, लेकिन रोज़ाना शाम को 7 बजे लाइव क्लास होती है, उसका हिस्सा आप बन सकते हो। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। अब मैं कुछ दिनों बाद में हालांकि 2 क्लास लाने वाला हूँ, बायोलॉजी की भी लाऊंगा, जिसमें आप का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर हो सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है अंगूर की कौन सी किस्म राजस्थान हेतु प्रयुक्त है? आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, आईएमपी क्वेश्चन है। अंगूर की कौन सी किस्म राजस्थान हेतु उपयुक्त है? विच वेराइटी इज मोस्ट ग्रो इन राजस्थान, या विच वेराइटी इज सूटेबल फॉर राजस्थान? ऑप्शन नंबर ए है परलेट, बी है थॉमसन सीडलेस, सी है रेड ग्लोब और डी है ब्यूटी सीडलेस। बताना है आपको अंगूर की कौन सी किस्म राजस्थान हेतु सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस किस्म को उगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। देखिए अंगूर की बात करते हैं तो अंगूर की जो राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में सबसे ज़्यादा अच्छी किस्म मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? परलेट मानी जाती है। आगे बात समझ में, राजस्थान के संदर्भ में सबसे अच्छी किस्म परलेट मानी जाती है। और अगर भारत के संदर्भ में करें कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी किस्म को उगाया जाता है, तो भारत में जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वो थॉमसन सीडलेस को उगाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा थॉमसन सीडलेस को उगाया जाता है। मैंने पिछले प्रश्न में ये भी बताया था कि जो
ब्यूटी सीडलेस होता है, और जो ब्यूटी सीडलेस होता है, ब्यूटी सीडलेस का उपयोग किसके लिए करते हैं? ब्यूटी सीडलेस का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाता है। और जो रेड ग्लोव है इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके जो फल होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। इसके जो फल होते हैं वो किस आकार के होते हैं? बड़े आकार के होते हैं। आगे बात समझ में। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ आपको, देखिए बार बार पूछा जाता है काले अंगूर की किस्म, काले अंगूर की किस्म बार बार पूछा जाता है। तो काले अंगूर की किस्म कौन सी है? जो मारू किस्म है वो काले अंगूर की है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मारू किस्म जो है, हालांकि अब तो 2-3 और आ गई है, लेकिन सबसे पहले जो मारू ही थी। ध्यान रखना, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले कि काले अंगूर की किस्म कौन सी है और मारू उसमें ऑप्शन में दे रखा है तो इस पर टिक मार्क करना है आपको। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स? विच एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स? ऑप्शन नंबर ए है मैलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी है ऑक्जेलिक एसिड, सी है टार्ट्रिक एसिड और डी है उपरोक्त सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है मैलिक एसिड, बी है ऑक्जेलिक एसिड, सी है टार्ट्रिक एसिड और डी है सभी। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? अंगूर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब दीजिए इसका। देखिए बात करते हैं अंगूर में एसिड की, तो अंगूर के अंदर जो एसिड पाया जाता है उस एसिड को अपन टार्ट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में। टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है अंगूर में। कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अगर विटामिन पूछता है तो ध्यान रखना, विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन बी भी पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड भी पाया जाता है। और शर्करा पूछ ले आपसे कि जो शर्करा होती है वो किस रूप में होती है? तो जो शर्करा होती है फलों की शर्करा, फलों की शर्करा फ्रुक्टोज के रूप में होती है, ठीक है। और गन्ने की जो शर्करा होती है, गन्ने की शर्करा सुक्रोज के रूप में होती है। आगे बात समझ में। ध्यान रखना बेटा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फ्रुक्टोज शर्करा जो होती है वो फलों में होती है। आगे बात समझ में। फलों में जो भी शर्करा पाई जाएगी वो फ्रुक्टोज होगी, और गन्ने में जो भी शर्करा पाई जाएगी वो सुक्रोज होगी। आगे बात समझ में। टार्ट्रिक एसिड किस में होगा? टार्ट्रिक एसिड हो जाएगा आपका अंगूर के अंदर। आगे बात समझ में। मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है? मेलिक और ऑक्जेलिक एसिड होता है चने की पत्तियों में, जिसके कारण चने की पत्तियां हमें क्या लगती है? खट्टी मीठी लगती है। चने के अंदर प्रोटीन की मात्रा भी बता देता हूँ, 21% है, बार बार पूछा जाता है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। प्रश्न पूछा गया है, अंगूर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। क्रोमोसोम नंबर ऑफ ग्रेप्स बताना है आपको। क्रोमोसोम नंबर इन ग्रेप्स। ऑप्शन नंबर ए है आपका 18, बी है 28, सी है 40 और डी है 16। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब? गुणसूत्रों की संख्या बतानी है आपको। क्रोमोसोम नंबर इन ग्रेप्स, अंगूर में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम नंबर इन ग्रेप्स। बताइए जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। अंगूर में गुणसूत्रों की संख्या। देखिए अधिकतर बच्चों का जो जवाब आ रहा है अंगूर में गुणसूत्रों की संख्या, देखिए अंगूर के अंदर जो गुणसूत्र संख्या होती है वो कितनी होती है? 2n नंबर बराबर 40 होती है। आगे बात समझ में। तो ध्यान रखना, अंगूर के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 2n नंबर बराबर 40 होती है। और आम के अंदर भी कितनी होती है? आम और अंगूर दोनों के अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 40 होगी। आगे बात समझ में। अब देखिए थोड़ा सा और समझ लेना है अपने को। देखिए आपको 18 गुणसूत्र संख्या है जो अधिकतर फलों में देखने को मिलेगी। तो 18 संख्या किस किस की होती है? एक तो होती है आपकी बेल की। आगे बात समझ में। बेल के बाद में आपकी पपीता की भी होती है। पपीता के बाद में आपकी नींबू की भी होती है, और नींबू के बाद में आपकी अनार की भी होती है। आगे बात समझ में। तो ये जो 4 फल हैं, इन चारों की आपको गुणसूत्र संख्या जो मिलेगी वो 2n नंबर बराबर 18 मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा, गुणसूत्र संख्या का एक सवाल जरूर पूछेगा आपसे, ठीक है। फिर 28 की बात करते हैं। तो 28 गुणसूत्र संख्या किसकी होती है? 28 जो गुणसूत्र संख्या होती है वो आंवला की होती है। आगे बात समझ में। 28 गुणसूत्र संख्या आंवला की होती है। और जो 16 है वो किसकी है? 16 है लहसुआ की। आगे बात समझ में। और लहसुआ का कुल ध्यान रखना बेटा बोराजिनेसी है। लहसुआ का कुल बोराजिनेसी है, बार बार पूछा जाता है बोराजिनेसी, ठीक है। एक तो लहसुआ के साथ आपका एक करौंदा का ध्यान रखना है, एपोसाइनेसी होता है। और करौंदा के साथ फालसा का ध्यान रखना है, टिलियसी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से बनते हैं। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, अंगूर का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? अंगूर का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? इनफ्लोरेसेंस ऑफ ग्रेप्स इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए है सोलेट्री, बी है पेनिकल, सी है हाइपेंथिडियम, ऑप्शन नंबर डी है फेसिकल।
बताना है सोलेटरी को सोलेटरी, पेनिकल, हाइपेंथीडियम और फेसिकल। अंगूर का पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस ऑफ ग्रेप्स बताना है आपको। इनफ्लोरेसेंस ऑफ ग्रेप्स क्या होगा, अंगूर का पुष्पक्रम किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारे के सारे। अंगूर का पुष्पक्रम, अंगूर का पुष्पक्रम बताना है। देखिए अंगूर का जो पुष्पक्रम होता है, अंगूर के पुष्पक्रम की अगर बात करें तो अंगूर का जो पुष्पक्रम होता है वो बेटा सभी से रिक्वेस्ट है, हाँ बेटा मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, सभी से रिक्वेस्ट है कि आज बेटा थोड़ा समस्या है इसलिए आपके कमेंट शो नहीं हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा जवाब नहीं दे पा रहा हूँ मैं। बाकी आपको आवाज़ आ रही है और क्लियर दिखाई दे रहा है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। अगली बात समझ में। अब देखिए अंगूर का पुष्पक्रम, इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हैं, जितेश हैं, जितेश के अलावा धर्मेंद्र कुमावत है और लक्ष्मी है और अंशिका है, जितने भी स्टूडेंट हैं सभी से बेटा थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हाँ फुटबॉल वाला बच्चा भी आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अंगूर के पुष्पक्रम की बात कर रहे थे अपन, तो अंगूर के पुष्पक्रम की बात कर रहे थे, तो जिन बच्चों ने जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला यानी कि पेनिकल, पेनिकल बिल्कुल सही जवाब है। पेनिकल जो होता है वो किसका होता है, अंगूर का होता है। आगे बात समझ में, अंगूर का पुष्पक्रम क्या होता है, पेनिकल होता है। और अंगूर के साथ साथ आम का जो पुष्पक्रम होता है वो भी पेनिकल होता है, और धान का जो पुष्पक्रम होता है वो भी पेनिकल होता है। आगे बात समझ में, जब आम के गुणसूत्र संख्या पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था 40, और अंगूर के गुणसूत्र संख्या भी 40 होते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना। आगे बात समझ में। अब देखिए अब अपन देख लेते हैं कि जो इसका पुष्पक्रम है, इसके अलावा और जो पुष्पक्रम है वो किस किस के कौन कौन से पुष्पक्रम हैं, ये भी आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि ये भी पूछ सकता है वो। तो अगर आपसे पूछता है कि बेर का क्या होता है, तो जो फेसिकल है वो किसका होता है, बेर का होता है। आगे बात समझ में, बेर का फेसिकल होता है। फिर हाइपेंथीडियम किसका होता है, अनार का होता है। अनार का जब मैंने उत्पत्ति स्थान बताया था तो ईरान और इराक में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अनार में ने आ रहा है और ईरान में भी ने आ रहा है, तो इससे आपको ध्यान रखना है कि जो इसका उत्पत्ति स्थान होगा वो क्या होगा, ईरान होगा। आगे बात समझ में। सोलेटरी किसका था, सोलेटरी आपका किसका था, नींबू वर्गीय का सोलेटरी था, ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लास बेटा पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं करते हो आप तब थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अंगूर की कौन सी किस्म किशमिश के लिए उपयुक्त है। अंगूर की कौन सी किस्म किशमिश बनाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। विच वेराइटी इज गुड फॉर किशमिश मेकिंग। ऑप्शन नंबर ए है परलेट, बी है थॉमसन सीडलेस, सी है रेड ग्लोब और डी है ब्यूटी सीडलेस। बताना है अंगूर की कौन सी किस्म किशमिश बनाने हेतु सबसे अच्छी मानी जाती है। अंगूर की कौन सी किस्म किशमिश बनाने हेतु सबसे अच्छी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बिल्कुल ये क्वेश्चन हालांकि मैंने सॉल्व करवा दिया था, लेकिन फिर से इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ऐड किया इसको, ब्यूटी सीडलेस। अंगूर की जो ब्यूटी सीडलेस वैरायटी वो सबसे अच्छी मानी जाती है। परलेट का क्या है, राजस्थान हेतु सबसे उपयुक्त है। थॉमसन सीडलेस क्या है, भारत में सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल माना जाता है। रेड ग्लोब क्या है, बड़े आकार के फल होते हैं। आगे बात समझ में, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बेटा इसको रिपीट किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है अंगूर के फल का प्रकार बताना है आपको। फ्रूट टाइप ऑफ ग्रेप्स। अंगूर के फल का प्रकार बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है बेरी, बी है एरिल, सी है कैप्सूल, डी है बालुस्टा। बेरी को सरस के नाम से जानते हैं, एरिल को दाना के नाम से जानते हैं, कैप्सूल को संपुटा के नाम से जानते हैं, ये भी बताया था मैंने संपुटा किसका होता है, और बालुस्टा बताना है आपको किसका होता है। अंगूर के फल का प्रकार देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। देखिए मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि बेरी के अंदर कौन कौन से फल आते हैं, तो वो मैं वापस से बता देता हूँ। ये ट्रिक थी, कोई दिक्कत नहीं, एक बार वापस से बता देता हूँ। मैंने बताया था आहा पके अंगूर अमरूद, ए से क्या था, आंवला था, पी से क्या था, पपीता सा था, के से क्या था, केला था, और अंगूर और अमरूद दोनों ही फ्रूट हैं। आगे बात समझ में। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे कौन से फल हैं, ये सारे के सारे बेरी हैं। आगे बात समझ में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे के सारे बेरी है। लेकिन जो आंवला है, इस आंवले के संदर्भ में कहीं
आपको किन्हीं बुक्स में आपको कैप्सूल पढ़ने को मिलता है। आगे बात समझ में। तो जो कैप्सूल है वो भी सही माना जाता है, हालांकि इसके टाइप तो एक ही हो सकता है, लेकिन कहीं पर कैप्सूल लिखा हुआ है और कहीं पर बेरी लिखा हुआ है। तो जो आपकी 12th की किताब है उस 12th की किताब के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेरी लिखा हुआ है, तो आपको बेरी ही पढ़ना है। लेकिन अगर बेरी ऑप्शन में नहीं आता है तो कैप्सूल पढ़ना है। अगर कैप्सूल को आपको हिंदी में पता नहीं है तो कैप्सूल को हिंदी में संपुटा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। अगर ट्रिक आपको पसंद आई तो ट्रिक के बारे में आप 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो क्लास खत्म होने के बाद में। कमेंट करके प्लीज़ जाया करो यार बेटा, कमेंट नहीं करते हो आप लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं। प्रश्न पूछा गया है, अंगूर की खेती क्या कहलाती है। कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इज ऑल्सो नोन एज, कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन नंबर ए है हॉर्टिकल्चर, बी है सेरिकल्चर, सी है विटिकल्चर और डी है लेक कल्चर। यानी कि कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इज ऑल्सो नोन एज हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, विटिकल्चर या लेक कल्चर। बताइए क्या होगा इसका जवाब बेटा। अंगूर की खेती क्या कहलाती है। अंगूर की खेती बताना है आपको। अंगूर की खेती किस नाम से जानी जाती है। प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं। अंगूर की खेती, देखिए अंगूर की खेती की बात करें तो अंगूर की जो खेती है वो क्या कहलाती है। अधिकतर बच्चों का जो जवाब आ रहा है, किसी का भी कोई बच्चा तो ये भी जवाब देखो बेटा, इसका जवाब थोड़ा आपको ध्यान रख के देना है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, अंगूर की जो खेती है वो क्या कहलाती है, विटिकल्चर कहलाती है। अब थोड़ा सा समझना है, अंगूर जो है, अंगूर का जो फैमिली है वो कौन सी है, अंगूर की फैमिली है विटेसी। आगे बात समझ में, कहीं कहीं विटेसी है, कहीं आपको वाइटेसी भी मिलेगा, तो एक ही बात है, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वाइटिस विनिफेरा। आगे बात समझ में, वाइटिस विनिफेरा इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी इसकी फैमिली के आधार पर पड़ा, और इसकी जो खेती है विटिकल्चर वो भी इसकी फैमिली के आधार पर है। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना, विटिकल्चर यानी कि अंगूर की खेती करना विटिकल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है, अंगूर की खेती करना विटिकल्चर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। तो देखिए हॉर्टिकल्चर में क्या करते हैं, हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं, फलों और सब्जियों का अध्ययन करते हैं। फलों और सब्जियों का अध्ययन किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में करते हैं, पूछा जा सकता है। फिर सेरिकल्चर की बात करते हैं। तो जो सेरिकल्चर होता है, सेरिकल्चर के अंदर क्या करते हैं हम, सेरिकल्चर के पहले आपको बता देता हूँ। जो लेक कल्चर होता है, लेक कल्चर के अंदर क्या करते हैं, लेक कल्चर के अंदर हम लाख के कीट पालते हैं। क्या करते हैं, लाख के कीट पालते हैं और उनसे लाख उत्पादन करते हैं। और सेरिकल्चर जो होता है उसमें क्या करते हैं, उसमें हम रेशम कीट को पालते हैं। आगे बात समझ में, तो इसमें सेरिकल्चर में रेशम कीट हो जाएगा और लेक कल्चर में लाख के कीट हो जाएगा। लाख से क्या बनाई जाती है, लाख से चूड़ियाँ बनाई जाती है, और भी इसका अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हॉर्टिकल्चर जो है उसमें क्या करते हैं, फलों और सब्जियों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। इसकी हालांकि 2-3-4 शाखाएं होती हैं, जिसके अंदर सब्जी विज्ञान अलग है, प्रिजर्वेशन अलग है, फल विज्ञान अलग है। वो कभी अपन डिस्कस दूसरी क्लास में करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विटिकल्चर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। अच्छा, तो आज थोड़े क्वेश्चंस कम थे, इसलिए अब क्लास अपनी यहीं ख़त्म करेंगे। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि जो बच्चे रेगुलर सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं या जेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से एक बार थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्या आपको जेट के ओल्ड पेपर की सीरीज़, जेट के ओल्ड पेपर की सीरीज़ आपको सॉल्व करवाई जाए, जिसमें जेट के पुराने पेपर। और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के स्टूडेंट हैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो पेपर है 12 का, 15 का और 18 का, वो भी मैं सॉल्व करवाना चाहता हूँ। तो अगर आपको पेपर, पुराने पेपर की सीरीज़ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर कमेंट ज़्यादा आ जाते हैं, अगर जेट के कमेंट ज़्यादा आते हैं तो मैं जेट की सीरीज़ चालू कर दूंगा। अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के कमेंट ज़्यादा आते हैं तो मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की सीरीज़ चालू कर दूंगा। क्योंकि जो पुराने पेपर हैं उन पुराने पेपर से आपको, ये मान के चलो, पुराने पेपर से आपको लगभग 25% मदद मिलेगी। 25% आपको मदद पुराने पेपर से ही मिलेगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर पाओगे। आगे बात समझ में, तो बेटा ध्यान रखना कि आपको अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए क्या करना है। तैयारी को मजबूत करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा तो सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो पुराने पेपर हैं उन पुराने पेपर को भी पढ़ना है। आगे बात समझ में, तो
ये तीनों पॉइंट आपको साथ में लेते हुए चलना है, ठीक है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बेस्ट बुक फॉर एग्रीकल्चर मैंने बताई है, बेस्ट बुक फॉर एग्रीकल्चर मैंने एक वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हैं तो जेट की बेस्ट बुक मिल जाएगी, सुपरवाइजर के लिए बेस्ट बुक फॉर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, कल से फिर मिलेंगे ठीक 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोजाना शाम को 7 बजे लाइव क्लास अटेंड करते रहिए। तब तक के लिए गुड नाइट।